देखिए ये हिस्ट्री का एक ये अगला प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट तो ऐसे 11 है, लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इस आधार पर अपनी तैयारी को आप काफ़ी एक अच्छा आधार दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो पेपर हुआ था 9 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई 2 के लिए, तो उसी का ये प्रीवियस पेपर है जो कि सेट 11 में रखा गया है। यानी कि प्रत्येक ये इस किताब के सेट 11 में, यानी कि प्रैक्टिस सेट 11 में प्रत्येक विषय के ये प्रीवियस ईयर को ही पेपर को रखा गया है, जिसमें हमने आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का वीडियो ऐसे ही पहले भी इसका कराया जा चुका है। ये हिस्ट्री का है, इसके बाद से ज्योग्राफी का भी प्रीवियस करा देंगे, ताकि आप देख लें कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और आप बहुत अच्छा करेंगे इसमें। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ था। और इसका सही जवाब है कि देखिए भौगोलिक खोज प्रारंभ करने में आप जानते हैं कि पुर्तगाल और स्पेन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही हैं। और इस बात का जिक्र किया गया है, यानी कि आप अगर 9th क्लास के एनसीईआरटी में देखेंगे हिस्ट्री में, तो पहले ही चैप्टर में ये किया गया है कि स्पेन और पुर्तगाल ये भौगोलिक खोज के मामले में सबसे आगे थे। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए दिया गया है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है, अब इसका अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। प्रारंभ में जो भौगोलिक खोजें हुई थी उसका परंपरागत एक तरीके से विचार क्या है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें देखिएगा कि इसमें अब इसके लिए देखिएगा कि आर्थिक कारण भी थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी इसके लिए एक तरीके से कारण था, और नए क्षेत्रों की खोज ये भी इसके लिए एक परंपरागत मत में ही आता है। यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये तीनों ही भौगोलिक खोज के कारण बने। यानी कि आप जब हिस्ट्री आपने देखा होगा तो उसमें ये बातें हैं कि भौगोलिक जो खोजें शुरू हुई थी उस समय, तो उसका कोई एक रीज़न नहीं था। यानी कि व्यापार भी था उसमें, यानी कि आर्थिक कारण भी था। ईसाई धर्म की बहुत सी जो मिशनरियाँ थी वो ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार कर रही थी, तो ये भी एक रीज़न था। यानी कि इस तरीके से इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न अब देखिएगा, यहाँ से देखिए 73 प्रश्न है यहाँ से। अब यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ से आपको विश्वास दिला दे। देखिए यहाँ पे सेट 11 हैं और आप यहाँ से पढ़िए, लिखा है ना कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बीपीएससी मिडिल स्कूल टीचर्स फ्रॉम 6 to 8, और ये एग्ज़ाम हुआ था 9 दिसंबर 2023 को। तो यहाँ पे अब देखिएगा अगला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपने इसके पहले भी देखा होगा कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। 1773 में ये बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। तो इस तरीके से अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी है। अमेरिकी स्वतंत्रता उद्घोषणा किसने लिखी है, और इसका सही जवाब है कि थॉमस जेफरसन ने लिखा है। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच ये जो है कि लेकिन गेरल में ये पहला जो है कि संघर्ष हुआ था। तो इस तरीके से इसमें थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा लिखी थी सबसे पहले। नेक्स्ट है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी वर्ग कौन थे। फ्रांस में चूँकि आप जानते हैं कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, और उसमें सबसे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, तो इसमें देखिएगा जो सही जवाब है कि देखिए इसमें अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, यानी कि रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर, ये तीनों जो हैं कि इन्होंने फ्रांस की क्रांति में अपना सर्वाधिक योगदान दिया था। इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी जो आई थी, वो महामंदी का काल जो है कि किस प्रकार की समस्या का काल था। ग्रेट डिप्रेशन यानी कि जो आर्थिक समस्या का काल था, आप जानते हैं कि 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी, और वो जो है कि एक तरीके से आर्थिक समस्या था, और यानी कि पूरा विश्व उस समय आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। 29 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट शेयर बाज़ार में शेयरों की कीमत में अचानक से काफ़ी गिरावट आई, और जिसे महामंदी का नाम दिया गया था। और यह संकट जो है कि 1931 तक अपने पूरे चरम सीमा पर पहुंच गया था, और इसका प्रभाव 1934 तक रहा था, और इसका प्रभाव उस समय भारत पर भी पड़ा था। हालांकि भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में, ये अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में ये देखिएगा उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे, और इसका सही जवाब है कि बिरसा मुंडा जो हैं कि इस विद्रोह के प्रमुख नायक थे। और ये विद्रोह जो हुआ था महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है, और इस विद्रोह की समय अवधि क्या है, तो 1899 और 1900 के समय में ये हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व में साफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है।
साफाहर आंदोलन ये किस जनजाति से संबंधित था? और इसका सही जवाब है कि ये संथाल जनजाति से संबंधित था। साफाहर आंदोलन का अर्थ होता है यानी कि ये सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, और साफाहर आंदोलन को किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान वन देवता की अवधारणा को भी काफ़ी लोकप्रिय बनाया गया था। और इसमें सही जवाब इसका है संथाल से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सभी जो हैं कि एक तरीके से ख़त्म हो गए। तो उसका कारण क्या है? और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा ये अच्छा कारण है। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ भी इसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार थीं, और भारतीय वस्तुओं पर जो ज़्यादा कर लगाया जा रहा था, ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। अगला प्रश्न है इसका, देखिएगा, इसका 80 नंबर प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की थी? औपनिवेशिक शासन ने यानी कि जो अंग्रेज़ों का जो शासक था, भारत जो है कि उपनिवेश बन गया था इंग्लैंड का, उस समय कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी? और इसका सही जवाब है, इसमें देखिए अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया गया था, महलवाड़ी व्यवस्था भी थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था भी 1793 में लागू की गई थी। तो इस तरीके से ये सभी इसके लिए सभी जो है कि सही जवाब हैं, यानी कि एक से अधिक भू राजस्व प्रणाली भारत पर लागू की गई थी। और इसमें आप सभी का आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन जो व्यवस्था थी वो कितने कितने भूभाग पर स्थापित की गई थी। तो आप ज़रा सा देख लीजिए ध्यान से। इसमें पहला जो है कि जो अस्थाई बंदोबस्त था, जिसमें ये व्यवस्था जो है कि ब्रिटिश भारत के 19% यानी कि पहला जो है 19% भाग पे लगाई गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जिक्र अभी पिछले वाले सेट में हमने किया था कि उसमें 51% हिस्सों पर जो है कि ये लगाई गई थी, और जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो ब्रिटिश भारत के लगभग 30% हिस्सों पर ये महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इस तरीके से हमारा पूरा ये भारत पर लगभग अंग्रेजी व्यवस्था के अधीन था भारत हमारा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती हैं, क्या है ये? अप्रैल थीसिस क्या थी? तो ये जो है कि अप्रैल थीसिस जो है वो, इसके लिए भी देखिएगा ये सभी जो ये प्रश्न देखिए पूछे गए हैं TRE 2 में, जो ये प्रश्न पूछे गए थे सभी, और देखिए कितना थ्योरेटिकल सभी प्रश्न हैं ये। यानी कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की मांग भी उन्होंने की थी, कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये भी ये तीनों जो है कि उनकी प्रमुख मांगें थी, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती हैं। तो इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि निम्न में कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड के से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है, ये बताना है। और इसका सही जवाब है, इसमें भी देख लीजिएगा, इसमें भी एक से अधिक इसके सही जवाब यहाँ से हैं। पहले आप पूरा ऑप्शन भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है, संपत्ति का अधिकार और एक है विधिक समानता। और इसके बाद के ऑप्शन यहाँ पे हैं कि जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। यानी कि इस तरीके से इसमें भी ये ऑप्शन एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। इन्होंने जन्म के आधार पर विशेषधारकों को भी रोक लगाया था उन्होंने, और धर्म स्वतंत्रता की अनुमति की भी बात की थी। तो इस तरीके से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं, यानी कि 82 का भी ऑप्शन डी ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का प्रसिद्ध अपना नारा दिया था? और इसका सही जवाब है कि सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1943 को सिंगापुर के एक बड़े मैदान से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर सही जवाब है। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया गया था, तो ये किस, यानी कि नागपुर अधिवेशन में, नागपुर का सत्र चल रहा था और उस समय ये असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। और गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। जो 5 फरवरी 1922 को जो गांधी जी ने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया था, उसका कारण था कि चौरा चौरी में जो आंदोलनकारियों ने जिस थाने में आग लगाई थी, जिसमें कम से कम 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे, या उसे कहे कि जिंदा जला दिया गया था। इससे दुखित होकर के महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने बेलगांव में ये 1924 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और इन्होंने सिर्फ एक ही राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, और वो भी सिर्फ बेलगांव में ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन
कहा जाता है? देखिए सभी प्रश्न जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं। दांडी यात्रा आपको बता दें कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किया गया था, यानी कि जो नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की अपनी शुरुआत की थी और अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जो है कि मुट्ठी भर नमक उठा करके और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर काफ़ी फेमस है, यानी कि कुंवर सिंह जो थे, यानी कि आरा जिले में कुंवर सिंह ने जो जगदीशपुर के निवासी थे और उन्होंने 1857 की क्रांति का बागडोर संभाली थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था। टट्टिया टोपे ने कानपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, ये नेतृत्व किया था। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? अगर हमारा प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा तो इतिहास वाले, तो उसमें ये जिक्र आया है कई बार कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से संबंधित एक घटना का भी जिक्र है कि जब 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था, यानी कि जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा जो कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए उनको चुना गया था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद से 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हर कोई जानता होगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का ये प्रमुख वाक्यांश हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना किया था एनी बेसेंट के साथ। तो अब इसका अगला प्रश्न है कि किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र दास ने किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा का गठन किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। अब इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं कि आनंद मठ की रचना किसने की थी? काफ़ी आसान से प्रश्न है सब। आनंद मठ का जो ये उपन्यास है बांग्ला भाषा का, और इसकी रचना की थी 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी इसी उपन्यास से ही प्रकाशित किया गया था। जबकि आप देख सकते हैं कि नील दर्पण भी, इसमें आप जानने वाली बात है कि नील दर्पण एक प्रसिद्ध नाटक है और ये दीनबंधु मित्र ने उसकी रचना की थी 1859 में। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी भी प्रमुख रचना है जो कि आपको जानना चाहिए, गीतांजलि की उन्होंने स्थापना की थी और रचना की थी गीतांजलि की। गीतांजलि क्या है? तो उनके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए कविताओं का एक संग्रह था और 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी उनको दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उसका नेतृत्व कौन था? यानी कि अब्दुल गफ़ार खान जो हैं कि ये उसके नेतृत्व करता थे। इसका अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिए कि कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? ये अगला प्रश्न है और देखिएगा सिलाव जो है कि खाजा नामक स्थान के लिए, ये मिष्ठान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और सिलाव भारत के बिहार राज्य में के नालंदा ज़िले में स्थित एक नगर हैं और यहाँ स्थानीय हलवाइयों के द्वारा बनाए जाने वाले खाजा मिष्ठान काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और एक कह सकते हैं कि सिलाव का जो खाजा है वो बिहार का अंतर्राष्ट्रीय मिठाई है। और इसमें ये भी आपको बता दें कि वर्ष 1918 में जो ये खाजा है सिलाव का, उसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, यानी कि जीआई टैग भी उसको मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागलपुर ये क्षेत्र जो है कि किस लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर का क्षेत्र है, आपको बताया था इसके पहले भी किसी हम प्रैक्टिस सेट में इसका जिक्र किए थे कि भागलपुर क्षेत्र जो हैं वो रेशम के साड़ियों के लिए विशेष करके, यानी कि कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। भागलपुर को रेशम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से, और बिहार में तसर रेशम उद्योग भागलपुर क्षेत्र में ही विकसित हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। निम्न में से कौन सा युग में ये सही है आपको बताना है। आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत से कुछ उत्पादन है और इसमें जिलों के नाम दिए गए हैं कि कहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो देखिएगा इसमें से लीची जो है कि मुजफ्फरपुर की लीची काफ़ी फेमस है। वैशाली यानी कि हाजीपुर का जो केला है, और ये मखाना ये मधुबनी यानी कि दरभंगा, ये सब ठीक हैं। यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही दिए गए हैं। एक सदी किसके लिए सही जवाब हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास किया गया था? छपाई तकनीक सबसे पहले ये चीन में किया गया था। ये क्लास 10 के एनसीईआरटी में सभी ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ और ब्लॉक पर कागज़ को रगड़ करके किताबें छापी जाने लगी थी।
यानी कि सबसे पहले जो है कि चीन में छपाई का काम शुरू हुआ था। और सर्वप्रथम जो है कि पुर्तगाली जो है वहाँ पे ये प्रिंटिंग प्रेस भारत लाए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, आप देख सकते हैं कि 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या हो सकता है, देख लीजिएगा। भारतीय जूट मिल की स्थापना सबसे पहले किया था यानी कि सेठ हुकुमचंद बरवाड़ी व्यवसायी के द्वारा की गई थी। सही जवाब इसका है सेठ हुकुमचंद ने किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जूट उद्योग है यानी कि इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि होम चार्जेस क्या था? होम चार्जेस ये क्या थे? यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत ये बता एक इसमें अगला प्रश्न हम पढ़ लिए थे। यहाँ पे देखिएगा होम चार्जेस ये बताना है। 98वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि देखिएगा होम चार्जेस जो हैं यानी जिसको गृह शुल्क कहा जाएगा, भारत की ओर से राज्य सचिव के द्वारा ब्रिटेन में किए गए बयान ये व्यय से संबंधित था। यानी कि सही जवाब ऑप्शन। और इसके बाद से इसमें है कि इसमें एक से अधिक इसके सही जवाब हैं, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण भी था, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, ये सब चीज़ें जो है कि होम चार्जेस से संबंधित थी। यानी कि एक से अधिक जो है इसके लिए सही जवाब हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? ये बताना है। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था। और स्वदेशी आंदोलन के समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा और एक तरीके से उन्होंने ये प्रेरणा दिया था। सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है। और यंग इटली नामक ये जो गुप्त संस्था की स्थापना की थी 1831 ईस्वी में, और ये मेजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में सही जवाब है। नेक्स्ट है कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? और इसका सही जवाब क्या हो सकता है? और इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो नाम आएंगे, इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान इन दोनों ही व्यक्तियों ने कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार का इन्होंने काफ़ी तरीके से प्रबल इन्होंने विरोध किया था। तो इस तरीके से इसके दो ऑप्शन सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका भी सही जवाब होगा। जबकि इसका अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? ये कथन किसका है? और ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? ये और इसका सही जवाब है कि इसका ये जो कथन है यानी कि राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए केलॉग ब्रियाफ पैक्ट ने विभिन्न देशों ने मिलकर ये जो हुआ था, यानी कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें पहला ही ऑप्शन इसके लिए सही है। केलॉग ब्रियान पैक्ट में ये समझौता हुआ था, विभिन्न देशों ने मिलकर के घोषणा की थी कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण नहीं बनाया जाए। और इसका अगला प्रश्न है 100 देखिएगा, इस 4 नंबर का प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसको इंगित करता है? काफ़ी टिपिकल प्रश्न है ये कि कार्डिंग शब्द जो है कि किसके लिए प्रयुक्त हो रहा था। तो उसमें देखिएगा कार्डिंग ये जो एक प्रक्रिया थी जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती थी, और ये कार्डिंग शब्द उसी के लिए ये प्रयुक्त किए जाते थे। औद्योगिक क्रांति आप जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, ये किसके द्वारा किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स। और इसका सही जवाब है कि ये लिखा गया है यानी कि डेविड हार्डिमैन के द्वारा लिखी गई है। और डेविड हार्डिमैन क्या है? तो आधुनिक भारत के एक इतिहासकार थे, और इनका जन्म जो हुआ था पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुआ था। तो सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाता है उसके संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? और इसका सही जवाब है कि उसमें कुल 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका सही जवाब है, देख लीजिएगा कि इसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, इसमें औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें
देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार, ये भी था। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, यानी कि एक से सही जवाब इसके लिए सही हैं। इस तरीके से ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसके लिए। और इसमें एक देख सकते हैं कि विश्व बैंक और IMF यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं उसको ब्रेटन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उस समय की हम कह सकते हैं कि आर्थिक उपलब्धियों के लिए या फिर कहें कि आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को उबारने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। और इसका अगला प्रश्न है कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और इसका सही जवाब है कि 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की गई थी। और चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग थे। ये प्रश्न इसके पहले भी आ गया है और 1949 लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब है। और इसका अगला प्रश्न देखिएगा, सेकंड लास्ट प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी। औद्योगिक क्रांति के उत्थान के लिए मैंने कौन सा कारण इसमें से जिम्मेवार था ये बताना है। और देखिएगा इसमें कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, ये सभी जो है कि उसके लिए यानी कि औद्योगिक क्रांति के लिए काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि सभी कारक उसके लिए सहयोगी थे। ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए भी। और इसका आखिरी प्रश्न है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। और सही जवाब है कि BN राव जो हैं इसके सही जवाब हैं। और BN राव 1952-53 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे। तो इस तरीके से ये जो है BPSC TRE 2 में पूछे गए सभी ये BPSC TRE 2 के हिस्ट्री के प्रश्न थे, यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर था। इस आधार पे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि इसमें सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं काफ़ी थ्योरेटिकल हैं। तो इस आधार पे अपनी तैयारी को आप आधार बनाइए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए। सब कुछ अच्छा होगा, आप विश्वास रखें और अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को जारी रखें।